तो आज का जो टॉपिक है फोर्स ऑसिलेशन एंड रेजोनेंस। देखो सबसे पहले हमने इस चैप्टर में क्या देखा था कि नॉर्मल एसएचएम कैसे होता है। तो नॉर्मल एसएचएम में जो हमारा लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर था उसमें जो फोर्स होता है वो फोर्स किस पे प्रोपोर्शनेट होता था, हमारा फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स था। तो ये हमारा प्योर एसएचएम का केस था। फिर कोई भी फिनोमेना जो रियल लाइफ में एसएचएम है वो एसएचएम रियल लाइफ में नहीं पॉसिबल है, वो धीरे धीरे क्या होती है उसके अंदर डैम्पिंग होती है। तो ये डैम्पिंग क्या हुआ था, फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस बी इंटू वी। ये तुम्हारा रियल सिनेरियो हो गया, ठीक है। रियल सिनेरियो में रियल लाइफ में जो एसएचएम होता है इसमें डैम्पिंग होता है। बी को हमने बोला था डैम्पिंग कांस्टेंट जो कि वेलोसिटी पे होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देते किसी छोटे बच्चे को जब तुम झूला झुलाते हो तो कुछ देर में रुक जाता है तो रोने लगता है, तो कैसे ठीक करते हो उसे, उसको तुम कंटिन्यूसली पुश देते हो। अब कंटिन्यूसली पुश देने का ये मतलब नहीं है कि उसको पकड़ के हाथ से झुलाते हो, ऐसा नहीं करते हो ना। क्या करते हो कि जिस फ्रीक्वेंसी पे वो चल रहा है कोशिश करते हो कि उसी फ्रीक्वेंसी पे तुम उसको पुश करते रहो। अगर ये फ्रीक्वेंसी तुम्हारी मेंटेन रहेगी तो इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं फोर्स फ्रीक्वेंसी। मान लो वो ऐसे से झूल रहा है और तुम ऐसे से करने लगे तब भी वो झूलेगा, लेकिन क्या होगा धीरे धीरे उसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है दैट विल डाई आउट। तो कहने का मतलब तो इसमें क्या होता है कि अब तुम्हें रियल लाइफ में अगर किसी भी एसएचएम को कंटिन्यूअसली एसएचएम करते रहना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फोर्स, तुम्हें एक फोर्स लगाना पड़ेगा। अब ये फोर्स ऐसा नॉर्मल फोर्स नहीं कि तुमने फोर्स लगा दिया तब तो होगा ही नहीं एसएचएम। तो कहने का मतलब जो भी तुम्हारा ये फोर्स जो तुम ऑसिलेशन करने की कोशिश कर रहे हो उसकी भी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए और वो भी तुम्हारा साइनोसॉइडल होना चाहिए, मतलब वो उसी तरह आना चाहिए, तभी वो तुम्हारा ऑसिलेशन मेंटेन हो पाएगा। तो कहने का मतलब अब इसके आगे तुम्हारा अब फोर्स ऑसिलेशन में क्या फॉर्मूला बनेगा, माइनस के एक्स माइनस बी। तो इसको देखो मैंने क्या किया था, देखो सबसे पहले इसको थोड़ा मैं रीएडजस्ट कर देता हूँ। इसको हमने क्या किया था, इधर ले आए थे एफ प्लस एफ वी प्लस के एक्स, और हमने क्या किया था इसको एक मिनट, ये बी वी है, इसको हमने क्या किया था m इंटू ए होता है और ए को क्या लिखते हैं डी टू एक्स बाई डी टी टू प्लस बी डी एक्स बाई डी टी प्लस के इंटू एक्स इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया डैम्पिंग वाले का पार्ट, ठीक है। टिल हियर बेसिकली ये डैम्पिंग तक हो गया। अब फोर्स ऑसिलेशन में क्या होता है, फोर्स ऑसिलेशन इसको कंटिन्यूसली करना है। तो ये जो फोर्स है चाहो तो ये देखो ये दोनों डैम कर रहे हैं, ये माइनस कर रहे हैं, ये रिस्टोर करता है, ये डैम करता है। तो तुम्हें एक नया फोर्स ऐड करना पड़ेगा। तो उसको ऐसे लिख लो आप, वो जो फोर्स होता है चाहे पहले क्वेश्चन से माइनस के एक्स माइनस बी वी प्लस ये जो फोर्स है इसको लिखो एफ डी। एफ डी क्या नाम दिया है इसमें, हाँ इसमें जैसे फोर्स आपका हो गया ये एफ नॉट कॉस ओमेगा डी डी। क्या मतलब हुआ ये कि एक ऐसा फोर्स है जो कि फोर्स इटसेल्फ तुम्हारा साइनोसॉइडल फोर्स है और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है डी। डी मतलब क्या होता है ड्राइविंग, ये आपका ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी हो गया। तो अगर इसको सही से फॉर्मूला इस तरह एडजस्ट करके लिखोगे तो क्या आ जाएगा, एम डी टू एक्स बाई डी टी टू प्लस बी डी एक्स बाई डी टी प्लस के एक्स इजक्वल टू एफ नॉट कॉस ओमेगा डी डी टी। ये जो फॉर्मूला हो गया ये एक ऐसे मोशन का है जो कि एसएचएम करेगा फोर्स फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। यहाँ तक लिख लो। ये देखो यहाँ तक तो तुम्हारा डैम्पिंग का पार्ट, देखो ये तुम्हारा नॉर्मल एसएचएम, फिर ये डैम्पिंग शुरू हुआ यहाँ पे, तो इसी डैम्पिंग को मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हुए यहाँ तक लिख दिया। अब ये अगर केवल इसमें अगर रिस्टोरिंग फोर्स रहेगा और इसमें केवल अगर मान लो तुम्हारा डैम्पिंग फोर्स रहेगा तो ये रुक जाएगा। तुम्हें क्या करना पड़ता है, एक अलग से फोर्स लगाना पड़ता है जो इसको ड्राइव करता है इसको कंटिन्यूसली। तो ये तुम्हारा ड्राइविंग एफ नॉट कॉस ओमेगा टी डी 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 टी डब्ल्यू डी तुम्हारा क्या हो गया, इट्स ए ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। कॉस क्यों लिखा गया, क्योंकि इसको भी साइनोसॉइडल उसी तरह लगना पड़ेगा तभी ये तुम्हारा मेंटेन हो पाएगा, ठीक है। तो अगर हमारा ये एसएचएम था, हाँ बेटा, तो एसएचएम जब था तो इसका हमारा सोल्यूशन क्या आया था, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। ये ओमेगा टी जानते हो उसकी क्या होती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है।
लेकिन अभी क्या होता है, देखो यहाँ पे देखो इन दोनों के चलते इसके चलते नेचुरल फ्रिक्वेंसी, ध्यान से सुनो जरा, इसके चलते नेचुरल फ्रिक्वेंसी आती है। फिर हमने जब एसएचएम किया, जब हमने डैम्पिंग किया था तो वहाँ भी हमने निकाला था ओमेगा की वैल्यू k/m, याद है? हाँ, √k/m। ये तो इस केस में हो गया। इस केस में डैम्पिंग में क्या हुआ था, ये ओमेगा जो था हमारा k/m माइनस b² समझ में? हाँ, अब क्या होगा, देखो अब इस केस में क्या होता है ना, ये जो इसको बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। इसको क्या बोलते हैं? नेचुरल मतलब जो बाय डिफ़ॉल्ट हो रहा है। जैसे किसी बच्चे को तुम झुला के आ गए तो वो नेचुरली झूल रहा है, तुम जाके उसको क्या किए, पुश करने लगे, तो धीरे धीरे उसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है किसी भी सिस्टम की ना, दैट बेसिकली डाई आउट, वो ख़त्म हो जाती है। अब वो किस फ्रीक्वेंसी से झूलता है? अब जो तुम्हारी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है वो कंटिन्यूसली उसी से तुम्हारा ऑसिलेट करेगा। तो अब ये फार्मूला नहीं बनेगा। अब मैं बोला कि अगर इसका क्या सोल्यूशन बनेगा, इसका क्या बनेगा इस केस में, तो ये क्या बनेगा, x = a cos ω/dt और +φ तुम्हारा मैं लिख दे रहा हूँ केवल फेज कांस्टेंट के लिए। तो ये आपका क्या हो गया, इस इक्वेशन का सोल्यूशन हो गया। ये रियल लाइफ में जो फोर्स ऑसिलेशन है, तो फोर्स ऑसिलेशन में x a cos ω/d, ठीक है, t + φ। और यहाँ ये चीज़ लिखना जो मैंने बोला है कि व्हाट है, लिख लो इवेंचुअली नेचुरल फ्रीक्वेंसी डाई आउट and then body oscillate with the frequency of external periodic force, die out, then body oscillate with frequency of external periodic force। ये उसका इक्वेशन हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो इक्वेशन आया इसमें देखो a एम्पलीट्यूड है, ठीक है, तो वैसे तो एम्पलीट्यूड क्या था, मैक्सिमम था हमारा, लेकिन यहाँ पे ड्राइविंग एक फोर्स है तो एम्पलीट्यूड तुम्हारा अलग होगा। भाई ड्राइव कर रहा कुछ नहीं ना, तुम उसको ये फोर्स कैसा लगा रहे हो, जो एक्सटर्नल फोर्स है वो हल्का हल्का लगा रहे हो कि तेज़ तेज़ लगा रहे हो, इस पर डिपेंड करेगा ना कि कितना दूर आगे पीछे बच्चा जाएगा। सासो समझ में आ रहा है? विजुलाइज करो इसे। झूला तो झूलते हो, हाँ, पापा तुम्हारे पुश कर रहे हैं धीरे धीरे, तो कैसे झूलोगे ऐसे ऐसे? हाँ, कोई आके शुरू कर दिया लंबा लंबा गोल गोल ले जाएंगे, ठीक है। तो जो ये एम्पलीट्यूड होगा ये किसके बराबर होगा, f0 बाई, फॉर्मूला लिख लो इसका, देखो m² ओमेगा माइनस ओमेगा डी का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा d² b², ठीक है, इसका पावर हाफ। अब ये इतना बड़ा, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये इससे एक हम लोग फिजिक्स के एक फेनामेना समझने जा रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग समझेंगे। देखो ये क्या बता रहा है कि जो एम्पलीट्यूड है किस पे डिपेंड कर रहा है, ये इतना कॉम्प्लेक्स फार्मूले पे डिपेंड कर रहा है। मतलब इसमें देखो सब चीज़ यूज हो गया है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी भी, बी क्या है, डैम्पिंग कांस्टेंट भी, और ये f0 क्या है, जो फोर्स तुमने लगाया था वो तुम्हारा f0 cos ω/dt जो था, ये तुम्हारा क्या था, उस ड्राइविंग फोर्स का, ये क्या था, उस ड्राइविंग फोर्स का एम्पलीट्यूड था, ठीक है, जो F था, जो एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहे थे उसका एम्पलीट्यूड, तो वो मैक्सिमम फोर्स साइनसॉइडल फोर्स है, तो वो भी कितना मैक्सिमम लगा रहे हो उस पर। ये समझ में आ गया फार्मूला? तो अब इसमें से दो केस बन रहा है, लिख लो, इसमें से दो केस बन रहा है। पहला केस लिख लो, स्मॉल डैम्पिंग, जब डैम्पिंग बहुत स्मॉल है, स्मॉल डैम्पिंग ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी far from natural frequency। तो क्या बोल रहा है, डैम्पिंग की वैल्यू बहुत कम रहे और जो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है दैट इज फार, FAR है ये, दैट इज फार फ्रॉम नेचुरल फ्रीक्वेंसी। मतलब ओमेगा डी में गैप बहुत ज़्यादा रहे और डैम्पिंग बहुत छोटा रहे। कौन बड़ा कौन छोटा उसमें प्रॉब्लम है, बस पार का काम बड़ा है।
अब ये एक स्पेशल देखो, वैसे नॉर्मल केस में तो ये फॉर्मूला लगेगा। अब ये बोल रहा कि अगर डैम्पिंग की वैल्यू बहुत कम है, अगर बहुत डैम्पिंग कम है, जैसे डैम्पिंग कांस्टेंट है, मतलब डैम्पिंग जो भी फोर्स है वो बहुत कम है, जैसे मैंने बोला था एयर में कर रहे हो कि वाटर में कर रहे हो कि हनी में कर रहे हो, तो तुम समझो वैक्यूम में कर रहे हो, तो वैक्यूम में डैम्पिंग तुम्हारा क्या हो गया, ऑलमोस्ट जीरो, नेग्लिजिबल, यानी कि ये पार्ट आपका क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। लेकिन इसमें और बोल रहा है कि जो ड्राइविंग फोर्स है, जो ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी है, वो जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है बॉडी की, उससे थोड़ा बड़ा है, डिफरेंस उसमें ज़्यादा है, ठीक है। तो ये चीज़ तो जीरो हो गई। तो फॉर्मूला क्या आएगा हमारा एम्पलीट्यूड का, ए इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एम ओमेगा माइनस ओमेगा डी, यही आएगा। अच्छा एक चीज़ गड़बड़ हो गई है, ये अंदर स्क्वायर होता है, बाहर नहीं है। हाँ बाहर भी है, अंदर भी है बाहर भी है ये चीज़, हाँ ठीक है। देखो ये स्क्वायर है, बाकी सब ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा ना, जब ये जीरो हुआ तो ये हाफ और टू कट जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ गया। अब देखो इस फॉर्मूले का अगर तुम ध्यान से देखो, अगर ओमेगा डी के इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा डिनोमिनेटर, तो एम्पलीट्यूड एफ नॉट इक्वल हो जाएगा इंफिनिटी, इनफाइनाइट हो गया, यानी कि वो तो। लेकिन रियल लाइफ में तुम्हारा बी कभी जीरो तो हो नहीं सकता है, ये तो थियोरेटिकल बात हो रही है। तो तुम सोचो बी बहुत कम हो गया है, तो ए तो इनफाइनाइट तो नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे ओमेगा डी के पास जाएगा वैसे वैसे एम्पलीट्यूड क्या होगा, बढ़ेगा। ये समझ में आ गया। और जिस समय ओमेगा डी के बराबर हो जाएगा उस समय तुम्हारा ये वैल्यू ए की सबसे ज़्यादा होगी। ओमेगा डी से पहले चाहे ज़्यादा हो चाहे बाद में ज़्यादा हो, यानी कि अगर मैं ओमेगा बाई ओमेगा डी का अगर रेशियो तुम्हें बात करता हूँ, ध्यान से सुनना, अगर रेशियो की बात करें, ये रेशियो जब 1 हो गया, रेशियो 1 होने का मतलब क्या हो गया, ओमेगा डी के बराबर हो गया, मतलब उस समय एम्पलीट्यूड मैक्सिमम। उसके पहले या उसके बाद, तो ये ग्राफ देखो ऐसे आता है, ग्राफ समझ में आना चाहिए आपको। ये ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, मतलब ग्राफ में प्लॉट क्या किया है, ध्यान से देखो, ये तुम्हारा जो है ये ओमेगा बाई ओमेगा डी प्लॉट किया गया है। क्या प्लॉट किया गया है, ओमेगा बाई ओमेगा, और इधर क्या है आपका एम्पलीट्यूड। जब ये ओमेगा डी के बराबर हो गया तो उस समय ए की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, ओमेगा ज़्यादा है चाहे ओमेगा डी ज़्यादा है। अगर ओमेगा ज़्यादा है शुरू में, यानी कि हम लोग इधर साइड में हैं, मतलब ये तुम्हारा 1.0 हो गया, इधर मान लो 1.5 हो गया, इधर तुम्हारा 0.5 हो गया। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं समझ में आई? हाँ नहीं, तुम ऐसे सोचो ना कि ओमेगा डी को तुमने फिक्स कर दिया, मान लो तुमने 10 फिक्स कर दिया है, तो मान लो ओमेगा को बदल रही हो, तो शुरू में जब ओमेगा 10 है दोनों इक्वल है, यानी कि 0 मैक्सिमम। अब ओमेगा तुमने 15 कर दिया, तो 15 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, वो वही आंसर देगा जो ओमेगा 5 और ओमेगा डी 10 होगा, वही होगा ना। देखो 15 का स्क्वायर क्या होगा तुम्हारा 225, तो ये कितना हो गया लगभग 225, 100, 125, और यहाँ पे ये 25, तो यहाँ भी 75। तो कहने का मतलब ये वैल्यू 0 है, इधर भी बढ़ रहा है इधर भी बढ़ रहा है। अच्छा, समझना है, समझना है कि नहीं? क्या नहीं आया? ये 0 है तो नहीं, देखो जब ये ओमेगा डी के बराबर होगा तो 0 होगा। हाँ। जैसे जैसे ओमेगा तुम बढ़ाते जाओगे, चाहे लोअर साइड में चाहे अपर साइड में, ये पूरी वैल्यू क्या होगी, हमेशा बढ़ती जाएगी ना। ठीक है। ओमेगा चाहे उधर जाओ चाहे इधर जाओ, हाँ, समझिए, स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर करके तुम उसे माइनस कर रहे हो। एग्जाम्पल मैंने दिया, अगर 10 लिया तुमने तो 100 माइनस 100 0। अब तुमने ओमेगा बढ़ा के 15 कर दिया तो 225 माइनस 100, यहाँ डिफरेंस 125 आ गया, इधर क्या आ गया 75 आ गया। देखो 0 से इधर 125 गया, 0 से इधर, मैं नहीं बोल रहा हूँ सेम रेशियो से बढ़ेगा, लेकिन करने का मतलब इधर भी बढ़ेगा इधर भी बढ़ेगा, इंक्रीज दोनों साइड होगा। तो तुम्हारा जो ए की वैल्यू होगी दोनों साइड में डिक्रीज होगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ पे जो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा डी, व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा डी, इन दैट केस एम्पलीट्यूड इज
मैक्सिमम, ब्रैकेट में लिख सकते हो थियरेटिकली इन्फिनिटी बट नॉट पॉसिबल इन रियल लाइफ एज डैम्पिंग कैन नेवर बी एब्सोल्यूट। इंफिनिटी लिखो मैक्सिमम। मैक्सिमम लिखो, वही बोल रहा हूँ ना, ए इज मैक्सिमम, ब्रैकेट में लिख लो थियरेटिकली इट इज इन्फिनिटी बट इट कैन नेवर बी इन्फिनिटी, या इट कैन नेवर, बिकॉज डैम्पिंग कैन नेवर बी एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है, आगे चलो। ठीक है, सेकंड केस जो है ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी क्लोज टू, देखो अभी हमारा एम्पलीट्यूड का क्या फॉर्मूला आया था, ए इक्वल टू एफ नॉट, देखते हैं याद है मुझे क्या था, एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी का स्क्वायर बी स्क्वायर हाँ पावर 1/2। अब ये क्या बोल रहा है कि ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी क्लोज टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी। मान लो कि जो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है, तुम नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बहुत ही पास चले गए हो, बहुत ही पास, ऑलमोस्ट इक्वल, तो उस केस में ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो तुम्हारा उस समय जो एम्पलीट्यूड होता है ए क्या हो गया, एफ, हाँ, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, बी ओमेगा डी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं फिजिक्स में रेजोनेंस। देखो ये सेम फार्मूला था, पहला केस आगे। सेकंड केस में हमने क्या किया कि जब तुम्हारा ड्राइविंग जो फ्रीक्वेंसी होता है दैट इज रीचिंग टू योर क्लोज फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी रीचिंग टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी, इन दैट केस दिस वैल्यू विल बिकम जीरो। तो बचेगा क्या, स्क्वायर रूट बी डी। तो ये एम्पलीट्यूड तुम्हारा इक्वल तो तब होगा ना जब डैम्पिंग फोर्स जीरो होगा। डैम्पिंग फोर्स नहीं, जब ड्राइविंग फोर्स ओमेगा की इक्वल होगी। देखो इक्वल पे क्या होगा कि जीरो हो जाएगा। ये बोला कि नियर, मतलब नियर टू, क्या मतलब हुआ, ड्राइविंग फॉर क्लोजर टू, हाँ क्लोज टू या क्लोजर टू, मतलब वो डिफरेंस मान लो बहुत कम हो गया। जैसे मान लो ये तुम्हारा 1000 है, ये 998 हो गया। देखो ये फिजिक्स है, फिजिक्स और मैथ्स में डिफरेंस होता है। मैथ्स में एकदम वैल्यू लेते हैं, फिजिक्स में क्या होता है कि हम लोग कॉन्टेक्चुअल वैल्यू लेते हैं, हैं, समझ में आ रहा है। तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे अगर वैल्यू बहुत छोटी, तो ये देखो रियल लाइफ में लिख लो, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रेजोनेंस। रेजोनेंस देखो क्या बहुत इंपॉर्टेंट है फेनोमेना। जैसे रेजोनेंस का एग्जांपल, रेजोनेंस में देखो क्या तुम्हें लग रहा है कि एम्पलीट्यूड बिकम मैक्सिमम। रेजोनेंस में क्या हो रहा है, ये ए मैक्सिमम हो गया, मतलब जब ये ओमेगा बहुत दूर था तब तो एम्पलीट्यूड जो भी रहा हुआ, लेकिन जैसे जैसे योर ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी इज रीचिंग क्लोज टू योर नेचुरल फ्रीक्वेंसी, उस केस में एम्पलीट्यूड तुम्हारा मैक्सिमम हो जाता है। मतलब कोई सर केस 1 में भी तो मैक्सिमम था, केस 1 में पूरा ग्राफ बनाया गया है। हाँ दोनों एक ही चीज़ है। यहाँ पे बस उस पार्ट को फोकस कर रहे हैं जब एकदम ऑलमोस्ट हम मैक्सिमम पहुँच चुके हैं। ठीक है, रेजोनेंस के एग्जाम्पल बहुत सारे हैं रियल लाइफ में। जैसे तुम लोग रियल लाइफ में सुनते हो कि कोई सुपरसोनिक प्लेन जब जा रहा है तो कई बार हमारी खिड़कियां चटक जाती हैं, ठीक है। या बहुत पहले जो आर्मी जैसे जब पार करती है ब्रिजेस को, पता नहीं तुम लोग सुने हो कि नहीं सुने हो, आर्मी जब ब्रिज को पार करती है तो हमेशा वो लोग एकदम ठीक है मिलाकर चलते हैं पैर, लेकिन जब ब्रिज पे जाते हैं तो उनको मना कर दिया जाता है। वहाँ पे उनको मतलब रिलैक्स होकर बोला जाता है चलने को, क्योंकि अगर वो एक ही साथ पैर ऊपर नीचे करते हैं और मान लो ब्रिज तुम्हारा है, ब्रिज है, अब ब्रिज हर एक सिस्टम का एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है, हर एक सिस्टम का, ठीक है। जैसे ये इसका भी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। अगर उस नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर यहाँ पे अगर साउंड तुम प्रोड्यूस करने लगो तो उस नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, मैक्स हो जाएगा। यानी कि ये इतना तेज वाइब्रेट करेगा कि ये ब्रेक कर सकता है, ब्रिज कोलैप्स कर सकता है। सुपरसोनिक प्लेन जा रहा है, इतना तेज साउंड प्रोड्यूस हो, जैसे उसी दिन बोल रहे थे जब जा रहा था यहाँ पे तो ऐसा लग रहा था कि खिड़की टूट जाएगी यहाँ पे, तो वो इतना तेज साउंड आ रहा है कि वो उसके चलते वो दैट इज योर ड्राइविंग फोर्स, वो ड्राइव कर रहा है। इसका एक टेंडेंसी है अपना वाइब्रेट करने का। दोनों अगर इक्वल हुआ, नेचुरल और इसके बराबर हुआ तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। इस केस में क्या हो सकता है, ये रेजोनेंस अचीव कर ले और ब्रेक हो जाएगा ये, ठीक है, समझ में। इसी रेजोनेंस फिनोमेना से नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे कि जो रेडियो हम लोग सुनते हैं,
ये सभी से चीज़ें सुनी जाती है, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, तो अभी उसको नहीं समझ पाओगे। अभी हम मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं। तो मतलब जैसे उसकी जो नेचुरल एक फ्रीक्वेंसी होती है, वो जब पार कर लेता तब वो टूट जाता, तब उसे रेजोनेंस कहते हैं। एक और एग्जांपल लो, जैसे कोई छोटा बच्चा जैसे झूल रहा है, जिस फ्रीक्वेंसी में घूम रहा है अगर उसी फ्रीक्वेंसी में तुम करते रहोगे तब वो अपना एम्पलीट्यूड मैक्सिमम करता जाता है, तो धीरे धीरे तेज होता जाता है। हाँ, मान लो वो 1 सेकंड में 3 बार आ रहा है और तुमने 1 सेकंड में 10 बार करना शुरू कर दिया, तो अभी नेचुरल फ्रीक्वेंसी और ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है। अभी भी वो झूलेगा, लेकिन अभी वो जिस समय आपकी फ्रीक्वेंसी उसकी देखो कोई तुम झूला झूलते हो, इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। मतलब मान लेते हैं कि 2 सेकंड में तुम आते जाते हो, तुम अगर 2 सेकंड का फोर्स मेंटेन कर ले गए वही 2 सेकंड पे सेम फ्रीक्वेंसी, यानी कि आपका जो ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपने इक्वल कर दिया, तब वो खूब हैप्पली झूल रहा है। उससे एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है। अगर इसमें डिफरेंस कर दिया तब भी वो झूलेगा, लेकिन तब वो जर्क लेके या जैसे भी झूले, मतलब वो फ्रीक्वेंसी उसकी कम हो जाएगी। हाँ, जैसे भी हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब कि यही रेजोनेंस है तुम्हारा। हर एक सिस्टम का अपना एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है, हर एक सिस्टम का। कोई भी ग्लास है, कोई भी चीज़ है, कोई भी ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी अगर उसके बराबर हो गई तो एम्पलीट्यूड बिकम मैक्सिमम। उसी सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्लियर है सबको?